नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एरोसोल्स का जो स्तर है वो पिछले 20 सालों में सबसे नीचे पाया गया है उत्तरी भारत में। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एरोसोल्स का लेवल इतना नीचे पाया गया है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एरोसोल्स आखिरकार क्या होते हैं और इनका ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे जाके। ANI15A मेरा चैनल है, ध्यान रखिएगा। इसमें 13,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसके ऊपर UPSC IAS का स्मार्ट कोर्स जो कि है उपलब्ध करवाया गया है ताकि आप घर बैठे बैठे UPSC की परीक्षा की तैयारी कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। एरोसोल्स आर टाइनी पार्टिकल्स इन द एयर। ये छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हवा में होते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी बर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो जब तरह तरह के फॉसिल फ्यूल्स को, विभिन्न तरह के फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, वुड एंड बायोफ्यूल्स, तो ये एरोसोल्स को पैदा करते हैं। आपने एक और फेमिलियर टर्म का नाम सुना होगा, PM2.5, PM10, इस तरीके से पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, राइट। ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एरोसोल्स का ही टेक्निकल नेम है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने लगा है। इनकी खास बात ये होती है कि ये हवा में सस्पेंड होते हैं और इनकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। एरोसोल्स मेनली क्या क्या होते हैं? मेनली जो आपके 3 तरह के एरोसोल्स हैं उसमें आती है सी सॉल्ट, जो समुद्री नमक होता है। उसके बाद डस्ट, पर्टिकुलरली जो आपकी डेजर्ट की डस्ट होती है वो इसमें फॉल करती है। और वॉल्केनिक ऐश भी इसी के अंदर आती है। वॉल्केनोस के थ्रू निकलने वाला जो लावा होता है उसी के साथ वॉल्केनिक ऐश भी बाहर निकलती है। ऐश भी एक तरह का एरोसोल ही है। तो ये 3 आपके 3 तरह के मेन एरोसोल होते हैं। इसके बाद एरोसोल्स के जो स्रोत हैं, देखिए 90% एरोसोल जो हमें हमारी प्रकृति में मिलता है वो बेसिकली नेचुरल सोर्सेज से ही पाया गया है। डेजर्ट डस्ट आपको मैंने बताया, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि वेजिटेशन से पाए जाते हैं, स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स एंड वॉल्केनिक ऐश आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एरोसोल्स। ये 4 आपके मेन स्रोत हैं जहां से एरोसोल आपको नेचर में पाया जाता है। लेकिन 10% इसका कंट्रीब्यूशन ह्यूमंस भी करते हैं, मानव जनित स्रोत भी इसके होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल कंबशन, और दूसरा है बायोमास बर्निंग। बायोमास बर्निंग ज़्यादातर होता है रूरल एरियाज़ में, स्पेशली बैकवर्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पर अभी भी बायोमास को यूज़ करके जो है चूल्हा चलाए जाते हैं। और यही नहीं, बायोमास बर्निंग खेतों में भी काफ़ी कॉमनली होती है, जिसके चलते आपने सुना होगा बायोमास बर्निंग के चलते ब्लैक कार्बन जो है वो रिलीज़ किया जाता है, करेक्ट। सो ये 2 सोर्सेज जो हैं ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं एरोसोल को। यहाँ पर आपको एक और सवाल सोच रहे होंगे कि क्या एरोसोल और क्लाइमेट चेंज में कोई लिंकेज है? जी हाँ, बिल्कुल एरोसोल और क्लाइमेट चेंज में लिंकेज है। लेकिन आपको बता दूँ, एरोसोल्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करते, वो मेनली ग्लोबल कूलिंग करते हैं, राइट। तो एरोसोल्स मेनली ग्लोबल कूलिंग करते हैं, कुछ हद तक ये ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि मोस्टली जो एरोसोल्स हैं, स्पेशली जो वॉल्केनिक ऐश है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है ग्लोबल कूलिंग में। हाँ, केवल एक एरोसोल ऐसा है जिसको हमने अभी आपको बताया, ब्लैक कार्बन, जो कि आमतौर पे बायोमास की बर्निंग से निकलता है, जिसको कॉमनली सूट के नाम से भी कहा जाता है। जो शहर में लोग रहते हैं उन्होंने इस टर्म का काफ़ी कॉमनली नाम सुना होगा, सूट। ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन एरोसोल्स का एक और बड़ा इम्पैक्ट होता है और वो होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को छोड़ भी दें, उसके अलावा इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो है मानवीय स्वास्थ्य के ऊपर। ये लंग डैमेज के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लंग डैमेज के लिए ही नहीं, इसके अलावा इनका क्लाइमेट सिस्टम्स में काफ़ी बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर एरोसोल की मात्रा जो है वो बढ़ जाए, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में एरोसोल सडनली बढ़ जाएं, तो जो रेनफॉल है उसके पैटर्न्स बदल सकते हैं, जो विंड सर्कुलेशन है उसके पैटर्न्स बदल सकते हैं। और अगर रेनफॉल और विंड के पैटर्न्स बदलते हैं तो ये इंडिया, चाइना जैसे देशों को काफ़ी बड़े ढंग से प्रभावित कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं वो फूड प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सो इनका क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो प्रभाव है ही, साथ ही में इनका प्रभाव ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और क्लाइमेट सिस्टम्स के ऊपर भी है। अब हम हाल ही में बात करते हैं क्या हुआ। हाल ही में नासा की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टेरा। इस सैटेलाइट ने जो ऑब्जर्व किया, अनहेल्दी एयरबोर्न पार्टिकल्स प्लमेट टू 20 ईयर लोज इन नॉर्दर्न इंडिया। इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले देखते हैं। देखिए,
ये फिगर्स हैं 2016, 2017, 2018 की। ऑलराइट, उसके बाद ये फिगर्स हैं 2019, 2020 और अब 2020 की जो एनॉमली देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रही है हमें मार्च 25 के बाद। राइट, यहाँ पर आपको बता दूं, मैंने ये फिगर्स नासा की वेबसाइट से ली गई हैं। सो 2016, 2017, 2018 में आपने देखा, फिर 19, 20 और 2020 की एनॉमली देखा। नीचे यहाँ पर एक स्केल दिया गया है, एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ का स्केल दिया गया है। अगर आप देखें यहाँ पर जो एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ का स्केल है, ये जो ब्लू है यानी कि यहाँ पर ऑप्टिकल डेप्थ काफ़ी कम है, और ये जो रेड वाला है यानी कि ऑप्टिकल डेप्थ ज़्यादा है। ऑप्टिकल डेप्थ अगर येलो है, रेड है तो ज़्यादा है। 16, 17, 18 में आप देख रहे हैं ऑप्टिकल डेप्थ धीरे धीरे बढ़ रही है। 18 में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में कोई पार्ट ऐसा नहीं जो कि बचा हो मेजरली। 19 में थोड़ी सी कम हुई, राइट। 20 में सडनली और कम हो गई। अब यहाँ पर जो 20 में एनॉमली देखने को मिली कि 2020 में, ये मार्च 25 के बाद का डेटा है, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सडनली यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका जो है एटमॉस्फेयर एकदम से साफ़ हो गया है। इसको वो लोग अच्छी चीज़ तो मान ही रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक एनॉमली है जिसको कि एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको बता दूं, एक बार रिमाइंड करवा दूं, ये जो डेटा है ये नासा की टेरा सैटेलाइट के द्वारा लिया गया है, जिसके ऊपर जो कि ये वाला उपकरण लगा हुआ है मोडिस, इसने ये डेटा को कैप्चर किया है। जो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ होती है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा यानी कि हवा में आपके एरोसोल हैं। हाइयर इज़ द वैल्यू ऑफ एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, हाइयर इज़ द वैल्यू ऑफ एरोसोल्स इन द एयर, राइट। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा वैल्यू थी, पिछले आपने देखा कि वैल्यू जो है यहाँ पर ज़्यादा थी, 0.75 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तो आपका उतना ज़्यादा नुकसान होगा आपकी हवा को। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ अगर AOD यानी कि 1 से ऊपर है तो आपके कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हेजी होंगे। काफ़ी आपने देखा होगा शहर में जो है आपको लगता होगा कि आसमान क्लियर नहीं है, तो वो बेसिकली AOD का ही मेन रोल होता है उसमें। और अगर AOD लेस देन 0.1 हो तो आपका एटमॉस्फेयर काफ़ी क्लियर होता है। आपने आज के दिनों में भी देखा होगा, लॉकडाउन के टाइम में आसमान काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, विजिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, राइट। ये ग्राफ भी यही बताता है कि 2016 से 19 की जो एवरेज है वो लगभग यहाँ पर थी, 0.6 से जस्ट ऊपर 0.6 प्लस थी। लेकिन यहाँ पर आके आप देखिए लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ और सडनली ये जो है यहाँ पर ड्रॉप कर गया है। तो ये डेटा जो बताता है बेसिकली, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। AOD इन 2020 वॉज एन अनॉमली इन नॉर्दर्न इंडिया। ऐसा क्यों? देखिए 25 मार्च को सबसे पहले हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पर AOD की वैल्यू जो है वो 0.3 थी। वैज्ञानिक जो है वो इस डेटा को एक्सप्लेन करने में कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो आपकी जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग थी, जो आवाजाही थी, वो काफ़ी कम हो गई थी। साथ ही में आपको ध्यान होगा नॉर्दर्न इंडिया में इस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश भी शुरू हो गई थी। शुरुआती दिनों में 4-5 दिन लगातार जो है ऑन एंड ऑफ बारिश होती रही, जिसकी वजह से AOD का लेवल एकदम से नीचे आ गया। इसको एक्सप्लेन करना सिंपल था। लेकिन 1 अप्रैल 2 अप्रैल के बाद जो है बारिश भी बंद हो गई, राइट। लॉकडाउन फिर भी कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हुई, यहाँ पर गर्मियाँ भी आने लगी, समर्स भी स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पर आम तौर पे AOD का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, बिकॉज डस्ट वहाँ पे बढ़ जाती है। जो डेजर्ट्स हैं, जो वेस्टर्न इंडिया में डेजर्ट्स हैं, स्पेशली थार डेजर्ट से जब डस्ट उड़कर आती है, लू स्टार्ट होती है, तब यहाँ पर अक्सर जो है AOD का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन AOD का लेवल यहाँ पर बढ़ा नहीं। इनफैक्ट 5 अप्रैल को AOD का लेवल और गिर गया। तो वैसे तो ये ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा है, मानवीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसको वैज्ञानिक जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको एनॉमली कहा जा रहा है, राइट। अब वैसे हम देखें तो एयर ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन मार्च लास्ट वीक क्लीनेस्ट सो फार इन दिल्ली, बिल्कुल सही बात है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में आपको इतना साफ जो है एटमॉस्फेयर देखने को मिला है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उनको रात को जो है ईजिली दे कैन समटाइम्स सी द स्टार्स ऑल्सो। तो ये जो है पहले विजिबिलिटी कम होने की वजह से नहीं दिख पा रहा था। इसके साथ और भी पॉजिटिव्स जुड़े हैं। नॉर्दर्न इंडिया के लोगों ने कहा है कि बेटर विजिबिलिटी हुई है। ऐसी आपने न्यूज़ सुनी होंगी कि पंजाब से लोग, बिहार से लोग ये कह रहे हैं कि उनको हिमालयाज़ नज़र आ रहे हैं काफ़ी दूर से, जो कि पहले नज़र नहीं आते थे, सडनली नज़र आने लगे हैं बिकॉज एयर पोल्यूशन कम हो गया है। तो बेसिकली इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो एरोसोल्स का रहता है।
क्लियर। इसके और फ़ायदे जो हैं वो यही हैं कि इसमें स्वास्थ्य से जुड़े फ़ायदे हैं, हार्ट डिजीज़ कम हो जाएंगी, स्ट्रोक कम हो जाएंगे, लंग डिजीज़ कम हो जाएंगी, अस्थमा कम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए वैसे भी अच्छा है, बिकॉज जहाँ अस्पताल जो है वो एक तरफ कोविड के पेशेंट से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनको ऐसे पेशेंट के साथ अब नहीं देखना पड़ेगा, नहीं जूझना पड़ेगा, राइट। इसी नोट पे इस वीडियो को यहाँ समाप्त करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।